ओके, लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नाउ। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या कहता है? देखिए, हम लोगों ने प्राइमरीली जो लास्ट लेक्चर में जितना पढ़ा था उसमें एक वेव नंबर का फॉर्मूला याद किया है, दैट इज z स्क्वायर रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/p² माइनस 1/n स्क्वायर। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक पढ़ लिया था, जहां पे प्राइमरली p और n अलग अलग एनर्जी लेवल्स के ऑर्बिट की वैल्यू थी। आई कैन एक्चुअली शो यू गाइस, ठीक है? अगर आप थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो आपको ये फॉर्मूला भी दिख जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने लिखा भी था, nth जो है वो हायर एनर्जी ऑर्बिट है और pth जो है वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, ठीक है? तो ये एनर्जी लेवल्स के लिए भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन लास्ट लेक्चर तक दी है कि न्यूक्लियस के जो नियरेस्ट शेल रहता, जो नियरेस्ट ऑर्बिट है, उसकी एनर्जी लोएस्ट है, और जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वो हाईएस्ट एनर्जी रखता है, ठीक है? तो ऐसा जरूरी नहीं कि आउटर मोस्ट पे ही होना चाहिए, हायर एनर्जी कोई भी लेवल पे हो सकता है। अलग अलग ऑर्बिट्स है तो अलग अलग ऑर्बिट्स की कंडीशन में अलग अलग एनर्जी लेवल रहेंगे, ठीक है? तो पी जो है वो लोएस्ट है और हाईएस्ट जो है वो nth है, ठीक है? तो ये हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो यही फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहां पर एक्चुअल में देखा जाए तो जरूर सिर्फ मैथमेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली भी हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को विजिबली देख पाते हैं, ठीक है? प्रैक्टिकली परफॉर्म किया हुआ एक्सपेरिमेंट है कि अगर एक हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया जाता है तो उस सिनेरियो में कहीं ना कहीं कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकलती हैं। यूजिंग द थर्ड पोस्टुलेट, यहां पर सिर्फ लिख रहा हूं कि कभी भी हम हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ ट्रैवल करें तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो बच रही है, सरप्लस जो है, वो बाहर निकलेगा इन द टर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स, सॉरी फोटॉन्स, ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो बाहर निकलने वाली है। तो वो चीज मैंने यहाँ पर एक्सप्रेस कर दी है। अब यहाँ पर बड़े इंटरेस्टिंग सा फंडा है, ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ये क्या बताता है? ये कहता है चलो ठीक है, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हो ना, तो ये समझो कि अगर n इज इक्वल टू 1 है तो एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट विच इज ऑल्सो नोन एज ग्राउंड स्टेट, है ना? तो वहां पे एनर्जी कितनी होगी? वो होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं बच्चों, है ना? n इज इक्वल टू 2 होगा, तो मैं सिर्फ वो जो पिछले केस में हम लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़े मैं वही याद कर रहा हूँ। E2 कितना होगा? -3.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर n इज इक्वल टू 3 होगा तो थर्ड ऑर्बिट में कितनी होगी? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 4 होगा तो एनर्जी इन फोर्थ स्ट्रक्चर क्या होगा? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 5 होगा, तो मैं सिर्फ ये याद ही करवा रहा हूं। ऐसी n इज इक्वल टू इंफिनिटी होगा, है ना? मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से, इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ एटम से बाहर निकल गया, तो इंफिनिटी पे एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? सो हम लोग ये जानते हैं। अब इसी को एक्सप्रेस करने के लिए एक अलग तरीका दिखाया गया, ठीक है? वो अलग तरीका क्या है? ये नंबर्स हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर तक पढ़ चुके हैं। इसको एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं हम? तो आई एम जस्ट मूविंग इट अप, बाद में नोट कर सकते हैं, ठीक है? तो हम जस्ट स्क्रोलिंग इट अप, क्या होगा इसका मतलब? अगर n इज इक्वल टू 1 है एनर्जी कितनी होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट है? नाउ अगर n इज इक्वल टू 2 देखें तो मैं सिर्फ गैप के हिसाब से सिर्फ समझा रहा हूं। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो एनर्जी कितनी होगी? -3.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो हम लोग जानते हैं एनर्जी कितनी है? 1.51। अगर n इज इक्वल टू 4 है तो -0.85, आई एम जस्ट नोटिंग इट डाउन। n इज इक्वल टू 5 है और मैं काम करता हूं, मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूं, 6 लेकर आऊं, 7 लेके आऊं। तो n इज इक्वल टू अगर इंफिनिटी है तो एनर्जी कितनी हो जाएगी?
0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर मैं सिर्फ डायग्राम से एक चीज एक्सप्रेस करता हूं कि अगर n इज इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट पे कभी भी किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट की तरफ आप ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब आप n इज इक्वल टू 3 से इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में ग्राउंड स्टेट में लेके आना चाहते हैं, देखिए वो टेंडेंसी है, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा कोशिश करेगा कि वो अपने ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में ही रहे, ठीक है। तो अगर आप नीचे आने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं एनर्जी बाहर निकालने वाला है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अगर वो सेकंड पे है तो सेकंड से वो फर्स्ट पे आ रहा है, थर्ड से फर्स्ट पे आ रहा है, फोर्थ से फर्स्ट पे आ रहा है, फिफ्थ से फर्स्ट पे आ गया। इस सीरीज को हम लोग नाम देते हैं लाइमन सीरीज, इसको बुलाते हैं लाइमन सीरीज। अब एक चीज बेटा जरूर ध्यान रखना, लाइमन सीरीज प्राइमरली अल्ट्रा वॉयलेट रीजन में लाए करता है, मतलब आपने फॉर्मूला पढ़ा 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/p² माइनस 1/n²। यहाँ पे p मतलब लोअर एनर्जी ऑर्बिट कौन सा है, p का वैल्यू कितना है 1। लाइमन सीरीज के अंदर p का वैल्यू कितना है 1 है। n अलग अलग हो सकते हैं, 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी, और 5 से भी, और इंफिनिटी से भी, है ना। तो कोई भी कंडीशन हम लोग लेकर आते हैं, कभी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ आ रहा है तो कुछ वेवलेंथ बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये जो वेवलेंथ बाहर निकल रही है वो किस जोन की है, वो अल्ट्रावायलेट जोन की, अल्ट्रावायलेट रीजन की है, ठीक है। अब यही अगर मैं सेकंड कंडीशन में लेकर आऊं, मतलब थर्ड से, ये क्या है बामा सीरीज, बामा सीरीज जो है वो क्या है, ये विजिबल रीजन में है, एंड दिस वाज द रेवोल्यूशनरी सीरीज, क्योंकि विजिबल जोन में था तो एक्चुअल में हमारे को स्पेक्ट्रम में से दिखता था कोई ना कोई कलर, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट से नीचे लेकर आते थे तो कोई कलर दिखता था, वो जो कलर आपको बाहर दिख रहा है, जो लाइट आपको बाहर दिख रही है ना, वो हमारी बार्मर सीरीज है। तो बार्मर सीरीज ने प्रूव किया कि हाँ यार, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने मैथमेटिकली डिराइव किया वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि विजिबल जोन में था। बाकी क्या अगर आप देखेंगे, मतलब मान लीजिए अगर वो इस जोन में रहे, थर्ड पे आके गिर रहे हैं, तो इस सीरीज का नाम हम लोग प्राइमरली पैशन सीरीज देते हैं। पैशन सीरीज इंफ्रारेड रीजन में है। आप अगर इस सीरीज की बात करें तो इसका नाम ब्रैकेट सीरीज है, जब जहां पे आपका लोअर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो कुछ नहीं बल्कि फोर्थ है, तो ये ब्रैकेट सीरीज आ गया, ठीक है। सो ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन में है। ऐसे आप सिक्स्थ से या सेवेंथ से भी आप फिफ्थ तक लेके आ रहे हैं, तो बेटा मैंने ऐसे इन्फिनिटी कर दिया तो आप कितने भी बना सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप स्टडी करेंगे तो इसका बेसिकली नाम क्या है, इसका नाम है क्या क्या, लाइमन बार्मर पैशन ब्रैकेट पी फंड। पी फंड भी इंफ्रारेड रेंज में है, ठीक है। पी फंड भी आ गया, तो मैं इनके नाम नीचे फिर से एक बार डिस्क्रिप्टिवली लिख देता हूं। मैं सिर्फ समझा रहा था कि कैसे कहां से आ सकता है, आप समझ रहे हो। हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी भी लाना, तो हो सकता है थर्ड से वो सेकंड पे आए, या और फिर सेकंड से फर्स्ट पे आए, या हो सकता है सीधा थर्ड से सीधा फर्स्ट पे लाई डाउन कर दे। तो ये जो भी एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं उसका एक सीरीज है, क्योंकि फर्स्ट पे आके गिर रहा है, प्राइमरली उसका फाइनल आउटपुट देख रहे हैं हम, ठीक है। तो जहां पे आके गिर रहा है, हाँ अगर थर्ड से सेकंड में आ रहा है तो पहले वो बार्मर सीरीज की जोन दिखाएगा, फिर वो सेकंड से फर्स्ट पे आ रहा है तो वो लाइमन के अंदर कैटेगराइज होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये जो सीरीज है इसमें कौन से सीरीज को क्या नाम देना है, या मतलब या कौन से सीरीज में वो एक्चुअली लाया करता है, ये हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं। ये डिसाइड होता है कि कहाँ पे और कौन सी जगह पे वो आके लैंड अप कर रहा है सिस्टम, ठीक है। सो मैं इसको भी नीचे फटाफट एक बार दोबारा एक बार लिख देता हूं, जस्ट टू मेक इट लिटिल क्लियर फॉर एवरीवन। तो हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम सीरीज है,
सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पहला लाइमैन सीरीज, लाइमैन सीरीज में P इज इक्वल टू 1 रहता है, मतलब लोअर मोस्ट ऑर्बिट जो वो 1 रहेगा। सेकेंड बामर सीरीज से मैं एक काम कर सकता हूं, मैं यहां पर एनर्जी भी लिख सकता हूं, सॉरी वेवलेंथ भी लिख सकता हूं कि 1/λ इज इक्वल टू R 1/1² माइनस 1/n²। ये आ गया। थर्ड पैशन सीरीज, यार है मतलब हम किसी भी ऊपर की एनर्जी से निकाल रहे हैं। फोर्थ ब्रैकेट सीरीज, उसमें P इज इक्वल टू 4 है, 1/λ इज इक्वल टू R एंड लास्ट P फंड। इनफैक्ट इसके बाद हम्फ्री सीरीज आती है, तो मैं वो उसके बारे में लिख नहीं रहा हूं क्योंकि फिजिक्स में ज्यादा क्वेश्चंस हम्फ्री के ऊपर आते नहीं है। तो P इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो 1/λ इज इक्वल टू R 1/5² माइनस 1/n² आ गया। एंड आई होप नाउ यू गाइस कैन गेट इट कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, कैसे सीरीज को हम लोग डिसाइड करते हैं। प्राइमरली उसके लोअर मोस्ट ऑर्बिट से डिसाइड होता है कि कौन सी सीरीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जनरली ना इस पे और भी एक कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हाईएस्ट सॉरी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन देगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आएगी। तो वो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि फाइंड दी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर ऑफ बार्मर सीरीज या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमैन सीरीज, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो जनरली बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट का क्या फंड है। तो मैं एक एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको सिर्फ समझा देता हूं कि यहाँ पर अगर मैं मान लो मैं आपको एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूं, आपको हो सकता है ऐसा कुछ एनर्जी सीरीज दी हो E1, E2, E3, E4 और E5, और आपको पूछ सकते हैं कि एक ऐसे ट्रैवल कर रहा है, एक ऐसी वेवलेंथ है, एक ऐसी वेवलेंथ है, एक ऐसी है और एक ऐसी है। ठीक है, तो नाम दे देते हैं PQRS। ठीक है, अच्छा अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि which amongst PQRS has got the longest wavelength, ठीक है, which among the following has got a longest, sorry highest लिख दिया, longest wavelength। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे पता लगी बच्चा, एक बात को समझ लो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। ओके, मैं सोल्यूशन में लिख देता हूं, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, hc/λ। तो सिंपल सी बात है, जिसका सबसे ज्यादा एनर्जी होगा उसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मींस शॉर्टेस्ट एनर्जी। ठीक है, अब आप ये भी जानते हो E1 का वैल्यू कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 का कितना है, -3.84, E3 का कितना है, -1.51। इसीलिए सिखाया गया है कि याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। E4 -0.85 और E5 -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा यहां पर अच्छे से देखिए, फाइंड द डिफरेंस, इस एनर्जी लेवल और इस एनर्जी लेवल में एक डिफरेंस है, 3.84 और -0.54 को माइनस करेंगे तो तकरीबन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, तो मतलब एस की एनर्जी डिफरेंस कितना है, 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आर का एनर्जी डिफरेंस निकालने कितना आएगा,
आर का देखो -0.51 और -0.85 आ रहा है, ठीक है, तो तकरीबन कितना आ गया ये, कितना आएगा भाई, हेल्प कर दो दोस्तों, 66, करेक्ट। यहां पर देख, ऐसे आप देखते रहो, अब ये वाला एनर्जी लेवल देखो, तो -1.51 और -13.6 आ रहा है, तो मतलब 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। वहीं अगर आप ये वाला देखेंगे तो 0.85 और 3.84 के बीच में डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब आ जाएगा 1.99, -1.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको माइनस नहीं मतलब प्लस एनर्जी डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो प्राइमरली आपको सबसे कम एनर्जी कहां मिली, आर में, आर में 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, तो जिसकी एनर्जी सबसे कम रहेगी उसकी वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट रहेगी, हेंस आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज आर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में से कैसे आइडेंटिफाई करना, अगर मैं उल्टा पूछ लेता शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो, तो सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस क्यू की है ना, लेटर क्यू का देखो, उसमें देखो कितना 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो जिसका एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होगा डिफरेंस, वेवलेंथ उसकी शॉर्टेस्ट होगी। तो यहां से हम लोग कुछ इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। यही अगर प्रॉब्लम आपको कभी भी आ जाती है किसी भी पर्टिकुलर सीरीज में, ठीक है, लाइमन में पूछ लो, पास्चन में पूछ लो, ब्रैकेट में पूछ लो, बामर में पूछ लो, कोई भी सीरीज में आपसे पूछा जाए शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट कौन सी है, तो कभी भी इसमें रट्टा मत मारो, कॉमन सेंस लगाओ, जिसका एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है उसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है। मतलब अगर मैं कभी भी देखूंगा तो यहां पर सीधी सी बात आ रही है, तो मैं यहां पर नोट डाल देता हूं, नोट डाल के लिख देता हूं, मोर द एनर्जी गैप, more the energy gap, lower the wavelength। ठीक है, more the energy gap, lower the wavelength। इसका मतलब अगर हम लोग लाइमन सीरीज में, लाइमन सीरीज में अगर हम लोग बात करें तो सीधी सी बात है, दो फैक्टर बन जाएंगे। अगर चलो मैं इसी में लिख देता हूं, कभी भी अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होगा, लाइमन सीरीज में सबसे ज्यादा, सबसे कम एनर्जी गैप रहेगा, तो इसका मतलब लाइमन सीरीज में मुझे पता है P इज इक्वल टू 1 है, तो लॉन्गेस्ट के लिए N इज इक्वल टू 2 रहेगा, और शॉर्टेस्ट के लिए, शॉर्टेस्ट कब होगी बच्चों, n is equal to infinity। वेरी गुड, तो N इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, तो शॉर्टेस्ट आ जाएगा। मतलब जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा उतना कम वेवलेंथ होगा। सो एवरी टाइम यू आर डूइंग इट, डू रिमेंबर दिस टाइप ऑफ फंडामेंटल। द वेरी नेक्स्ट ऑर्बिट, जो भी सीरीज बात की जा रही है, मान लो अगर मैं बामर के लिए, तो पहला और नोट आ गया ना, सेकंड नोट लिख लो। अगर मैं बामर के लिए बात करूं, बामर सीरीज के लिए बात करूं, तो बामर सीरीज का पी का वैल्यू 2 है, तो अगर मुझे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और शॉर्टेस्ट के लिए हमेशा इंफिनिटी रहने वाला है। सो इट गोज लाइक दिस, तो p इज इक्वल टू 2 है तो n इज इक्वल टू 3 होगा। अगर यही अगर मैं नेक्स्ट के लिए बात करूं, पैशन के लिए बात करूं, तो p इज इक्वल टू 3 है, तो मतलब n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। तो कभी भी लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के क्वेश्चंस आते हैं तो ज्यादा सोचना नहीं है, कॉमन सेंस यूज करनी है इंस्टेड ऑफ रट्टा मारने की, क्योंकि रट्टा आज याद रहेगा, पेपर में याद नहीं आएगा, तब आप कंफ्यूज फिर से हो दोगे, अरे यार शॉर्टेस्ट में p n इज इक्वल टू इंफिनिटी होता था या लॉन्गेस्ट में। तो इट्स ऑलवेज गुड कि एनर्जी का फॉर्मूला याद रख लो कि E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा है, यहां से आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, जिसमें जितना ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगा उतना कम वेवलेंथ होगा। ठीक है, अच्छा अब एक फंडा मैं और बताता हूं, कई बार क्या होता है एक अलग वैरायटी के क्वेश्चंस भी आते हैं, ये होते हैं हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन एटम वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो उनके क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं, चलिए बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस को मैं स्पेसिफिकली टैग करके डाल रहा हूं कि हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन एटम वाले क्वेश्चंस कैसे दिखते हैं और सॉल्व कैसे करना है।
मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस में जो जिस फॉर्म में ये आते हैं क्वेश्चंस, उसमें लिखा होता है लेट्स कंसिडर एन हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम फॉलोइंग एन हाइपोथेटिकल इक्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या होगा, जनरली आपको गिवन दिया होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी गिवन होती है, और जनरली ये पोटेंशियल एनर्जी और कुछ नहीं बल्कि फंक्शन ऑफ आर होती है। फंक्शन ऑफ आर का मतलब रेडियस फंक्शन रहता है, ठीक है। मैं एक आधा प्रॉब्लम से आपको समझाऊंगा, बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज समझिए, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन एक ही बात है, सही बात है ना, एक ही बात है ना। वर्क इज एनर्जी, एनर्जी इज वर्क, है ना। तो वर्क और एनर्जी एक ही बात है। अब पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है और वर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं यू को लिखना चाहूं, यू से मैं फोर्स निकालना चाहूं, तो फोर्स का एक फॉर्मूला आएगा, फोर्स एफ इज नथिंग बट मॉड ऑफ डी यू बाई डी एक्स। मॉड इसलिए लगा दिया ताकि फालतू कंफ्यूजन ना रहे। डी एक्स लिखना है, डी आर लिखना है, आपकी मर्जी है। मैंने फंक्शन ऑफ आर लिखा, फंक्शन ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, कोई पंगा नहीं है, ठीक है। आपको कंडीशन दी होगी कहां से कहां जा रहा है। तो जनरली आपको फोर्स निकालनी है। आपके जो स्टेप्स होने चाहिए हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन एटम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं स्टेप्स टू सॉल्व, स्टेप्स टू फॉलो फॉर सॉल्विंग above questions। स्टेप नंबर 1 होना चाहिए, आप पहले तो यही काम करेंगे। पहला स्टेप यही है कि फोर्स इज नथिंग बट डी यू बाय डी आर या डी एक्स का हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड स्टेप, ये जो भी फोर्स आपने फर्स्ट स्टेप में निकाली है, इसको एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर कर दीजिए, क्योंकि जो भी फोर्स है वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली, देखो एटम स्ट्रक्चर है तो बोहर का मॉडल तो चेंज नहीं होगा। हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन एटम लेकर आ रहे हो तो भाई वो बोहर प्रिंसिपल्स तो फॉलो करेगा ही, बस फोर्स का सोर्स चेंज हो गया है। जो वो हाइपोथेटिकल है उसमें वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ना कंसिडर करते हुए कोई रैंडम एनर्जी कंसिडर कर रहा है। तो वो रैंडम एनर्जी से हम लोगों ने फोर्स निकाली और उस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर कर दिया, मतलब बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट लगा दिया। सेकंड पार्ट वो हमेशा याद रख, सॉरी थर्ड स्टेप इज कि सेकंड पोस्टुलेट चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा इररिस्पेक्टिव, ये हाइपोथेटिकल है। एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू NH by 2 पाई, बस खत्म। स्टेप 2 से और स्टेप 3 से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जनरली इस क्वेश्चन में रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, इनके क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को कुछ स्टेप्स सिखा दिए कि ये स्टेप फॉलो करिए, आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑन टू दिस एंड देन वी विल मूव टू द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में आपको थोड़ी बहुत चीजें उसमें बता दूंगा। हाँ, एक दो टर्म्स और आती हैं जो कई बार क्वेश्चंस में पूछ ली जाती हैं, तो पता होगा तो बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। So I'll give you a problem onto this and then I'll tell you how to solve those problems. Okay. So ये रहता है, in a hypothetical atom with Z is equal to 1, potential energy of electron at a distance r from nucleus given as U is equal to minus K E ln r. For such an atom, calculate the radius of nth orbit, assuming Bohr's model to be valid for this atom. So primarily एक बहुत बेसिक सी बात है कि मैंने जैसे आपको बताया फोर्स का फॉर्मूला और कुछ नहीं बल्कि मॉड ऑफ डी यू बाई डी आर है। तो आप जरा डिफरेंशिएशन लगाना चाहते हैं तो आपको ये दिया हुआ है माइनस के ई एल एन ऑफ आर, ठीक है। अब माइनस के ई तो कांस्टेंट है, तो ये तो भाई बाहर ही आने वाला है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के बाहर ई बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन ऑफ आर का वैल्यू कितना आएगा, वो आने वाला 1 बाय आर। सो मैं मॉड लगा के सीधा ही कर रहा हूँ, माइनस साइन को इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। लॉग ऑफ आर का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएट करेंगे, सो 1 बाय आर आ जाएगा। मेरे पास फोर्स मिल गया के ई बाय आर। अब मैं जानता हूं फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बताता है, फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है के ई बाय आर इज नथिंग बट इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। हमें रेडियस निकालना है, मतलब मैं एक काम करता हूं, मैं वेलोसिटी का रिलेशन निकालता हूं। सो आर और आर कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर का वैल्यू कितना बन रहा है, के ई बाय एम। वहीं अगर मैं बेटा सेकंड पोस्टुलेट लगा दूं, मैंने बोला सेकंड पोस्टुलेट लगता है, देखो मैं स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं। स्टेप नंबर 1 लगाया,
स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 3 है। सेकेंड पॉस्टुलेट क्या आएगा, mvr is equal to nh upon 2 pi, which shows velocity का फॉर्मूला क्या है, nh upon 2 pi mr। लेट मी जस्ट स्क्वायर इट, तो v स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 लगाऊं, तो 1 और 2 को इक्वेट कर दो, मुझे क्या मिल जाएगा, के ई बाय एम इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ पे सीधी बात आ रही है, एक एम और एक एम कैंसिल हो गया, आर का फॉर्मूला एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई का रूट है। मतलब इन शॉर्ट इसको हम लोग चाहें तो हम लिख सकते हैं एन एच अपॉन 2 पाई रूट ऑफ 1 अपॉन एम के ई। दैट इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस। हाइपोथेटिकल एटम के लिए भी हम लोग आंसर्स इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ आई हैव अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ओके। बाकी कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कई बार क्वेश्चंस में आ जाती हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बेटर है यार मैं उनको नोट में डाल देता हूँ। ठीक है, एक फाइनल नोट इस चैप्टर का भी लिख लेते हैं ताकि चीजें क्लियर रहे, क्या क्या क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछ सकते हैं, कितने कितने फंडामेंटल और इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैं सारे नोट में लिखता जाऊंगा। सुनिए जाइए, आप भी उसी चीज को नोट करते जाइए और अपने दिमाग में नोट भी रखिए। पहली चीज, फर्स्ट थिंग कम्स अप एज आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आयनाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुश इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ इट्स ऑर्बिटल शेल्स। मतलब प्राइमरली उसको ग्राउंड स्टेट से बाहर निकालना। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट जनरली क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 यूजुअली। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट अगर n इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने कितनी देनी एनर्जी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दो, इतनी एनर्जी सफिशिएंट टू पुश इट आउट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में आ जाए कि आयनाइजेशन एनर्जी कितनी चाहिए, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं जो एनर्जी उसकी ग्राउंड स्टेट पे है उतनी एनर्जी उसको दे दी जाए, उसको एक्सटर्नल फोटोन से दे दी जाए, वो पुश आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, दूसरी टर्म जो जनरली यूज की जाती है वो है एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, मान लीजिए अगर एक इलेक्ट्रॉन का, जैसे लाइमन सीरीज है, एग्जांपल में दे रहा हूं, लाइमन सीरीज आ गया। ठीक है, P इज इक्वल टू 1 कंसिडर कर रहे हैं। अब यहां पर देखा जाए तो अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो मतलब इसका ग्राउंड स्टेट P इज इक्वल टू 1 है, मतलब उसका ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट है। ठीक है, सो अब अगर यहां पर हम लोग n इज इक्वल टू 2 लेकर चले तो दिस इज नोन एज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 3 होगा तो उसको हम लोग सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बुलाएंगे। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में अगर उसने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन इज इन अ लाइमन कंडीशन, इट इज प्लेस्ड एट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब एक्चुअल में n इज इक्वल टू 3 पे है। तो जो भी nth एक्साइटेड स्टेट बोली जाती है, इसका मतलब प्राइमरी उसका जो एक्चुअल ऑर्बिटल शेल है वो n+1 है। समझ रहे हो, अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है तो n इज इक्वल टू 3 लेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो n इज इक्वल टू 2 लेंगे, लेकिन ये सिर्फ लाइमन के केस में। बारबर में देखोगे तो उसका p इज इक्वल टू 2 है, तो उसका एक्साइटेड स्टेट नेक्स्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको एक्साइटेड स्टेट कंसिडर करते हैं, कंडीशन बोलते हैं हम लोग। इसके अलावा ठीक है, एक और चीज बता देता हूं, थर्ड वन,
अगर आप बोलूं स्पेक्ट्रल लाइंस emitted by an hydrogen atom, तो कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट कर रहा है वो? मैक्सिमम। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, मतलब ऑब्वियसली मान लो अगर ये ग्राउंड स्टेट है, एक n इज इक्वल टू 3 पे एक इलेक्ट्रॉन है, अब वो कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकाल सकता है? स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, कभी भी थर्ड से वो सेकंड पे भी आ सकता है, थर्ड से डायरेक्टली फर्स्ट पे भी आ सकता है, थर्ड से अगर सेकंड पे आया तो सेकंड से फर्स्ट पे भी आ सकता है। ठीक है, तो सारी जैसे जैसे वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में ट्रांजिशन लेकर आएगा तब एक स्पेक्ट्रल लाइन बाहर आएगी। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हिच कैन बी emitted? सो दैट इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज नथिंग बट n into n minus 1/2, मतलब NC2 फॉलो कर रहा है वो। ठीक है, NC2 फॉलो कर रहा है वो। n मतलब जिस ऑर्बिट में, फोर्थ में है, अगर थर्ड में है तो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आएंगी? 3 into 3 minus 1, मतलब 3 into 2/2, तो मतलब 3 आ गई, और 3 ही है, सही बात है। ये देखो, एक यहां तो सीधा वो थर्ड से फर्स्ट पे आएगा तो एक स्पेक्ट्रल लाइन, थर्ड से सेकंड में आएगा एक स्पेक्ट्रल लाइन, और सेकंड से फर्स्ट पे आएगा तो एक स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब टोटल कितनी हो गई? 3। 4 पे ले आओगे तो 4 into 3 मतलब 12/2 6, सही भी है। 4 से आप पहले 3 पे भी आ सकते हो, 4 से आप 2 पे भी आ सकते हो, 4 से आप 1 पे भी आ सकते हो, 3 ये हो गए। अगर आप 3 पे आए हो तो 3 से आप 1 पे भी जा सकते हो, 3 से आप 2 पे भी जा सकते हो, तो 2 हो गई। और फिर आप 2 से 1 पे जा सकते हो 2 बार, तो वो भी कंडीशन। तो देयर आर सिनेरियोज जहां पे मैं 6 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बना के दे सकता हूं आपको। ठीक है, सो उस सिनेरियो में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कभी भी पूछी जाती है एमिटेड बाय एन हाइड्रोजन एटम, तो हम लोग कुछ इस तरीके का प्रोसेस फॉलो करते हैं, और ये उसका प्राइमरली फॉर्मूलाज है। ठीक है जी। अगर यहीं अगर कोई पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने बाहर निकल सकते हैं, अगर वो n से जंप करता तो वो n-1 होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन जनरली आते नहीं है। इसका मतलब है कि मान लीजिए फोर्थ ऑर्बिट पे है, ठीक है, तो फोर्थ से थर्ड पे आएगा, एक फोटोन बाहर निकालेगा, थर्ड से सेकंड पे आएगा, 2 निकालेगा, सेकंड से फर्स्ट पे आएगा, 3 निकालेगा। तो इनिशियली कहां था? फोर्थ पे, तो n इज इक्वल टू कितना था? 4 था। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स इट कैन एमिट? 3। 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1, 3 फोटॉन्स बाहर निकाल सकते हैं। तो नंबर, अगर कोई क्वेश्चन, चलो मैं लिख देता हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, तो उस सिनेरियो में हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो यार, इसका नाम z से लिख देते हैं, तो z is equal to n-1, where n being the higher energy orbit. That's it, डायरेक्टली कंक्लूजन हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। इनफैक्ट मैं आप लोगों को हमेशा एडवाइस करूंगा कि एक दो वैल्यूज वैसे भी याद रख लीजिए। ठीक है, जैसे कि मतलब मैं एनर्जी गैप की भी बात कर लेता हूँ। मान लो आपको कहता है कि एक बाहर से फोटोन आया और हाइड्रोजन एटम अपने ग्राउंड स्टेट पे है, मतलब ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1 पे है। ठीक है, तो अगर कोई फोटोन बाहर से आया, उसकी पर्टिकुलर कुछ एनर्जी है, तो वो आगे हिट किया, तो बताइए ये किस ऑर्बिट में जाके लाई करेगा। ठीक है, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं, बाहर से कोई फोटोन आया, हिट किया, बताओ इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में जाके गिरेगा? तो आप जानते हो कि एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट है -13.6, सेकंड है -3.4। गाइस प्लीज मेक श्योर, मैंने गलती से स्टार्टिंग में -3.84 लिख दिया था बाय मिस्टेक, तो आई थिंक, आई डोंट नो कैसे लिख दिया मैंने, बट कोई बात नहीं, बट ये याद रखेंगे क्योंकि गैप याद रहने चाहिए। ठीक है, एंड एनर्जी ऑन थर्ड पार्ट प्राइमरी कितना रहेगा? -1.51। फिर एनर्जी इन फोर्थ कितना है? -0.85। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे को याद हो जाती है। अब इसमें देखो, इसका गैप कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। अब फर्स्ट और थर्ड में गैप कितना है? डेल्टा E1 लिख देता हूं, डेल्टा E2 लिख देता हूं, इसका वैल्यू कितना आएगा? 12.09। इसमें और इसमें लिख लो, डेल्टा E3 कितना होता है? 12.75 ना,
सही बात है, ये आ रहे हैं डिफरेंसेस। तो ऐसे ही आप याद करते जाइए, आपको लोगों को डिफरेंसेस दिखते जा रहे हैं। आयनाइज हो जाएगा n इज इक्वल टू, अगर ई इंफिनिटी पे लेकर आ जाएंगे, अब बाकी भी आगे भी कर सकते हैं, -0.54 लिख दीजिए, आपको मिल जाएगा 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो मैं वो नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये नंबर्स, अगर मान लो कोई कहता है कि बाहर से फोटोन आया और इलेक्ट्रॉन को हिट किया ग्राउंड स्टेट पे, और वो फोटोन की एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो आप जानते हो कि वो फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में घुस जाएगा, क्योंकि आप जानते हो डिफरेंस इज 10.2। 12.09 की एनर्जी से आ रहा है, तो वो कहां जाएगा, थर्ड में चला जाएगा। बट क्या वो सेकंड में भी जा सकता था? हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल जा सकता था। हाँ, अच्छा मान लो कहते हो कि नहीं नहीं 10.2 नहीं, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, तो क्या होगा? तो भाई वो कहीं ऐसे बीच में नहीं ठहर सकता है, ऑर्बिट्स हैं हमारे पास, शेल्स है प्रॉपर, या तो 1 पे आएगा, या 2 पे आएगा, या 3 पे आएगा, या 4 पे आएगा, बस बीच वाली बाकी की सरप्लस एनर्जी निकाल दो, वो इलेक्ट्रॉन या तो कैरी करेगा, तो फोटोन ले जाएगा अपने साथ कोलिजन के बाद। ठीक है, तो प्राइमरीली वो बाकी की सैंपल एनर्जी हम सीधा बाहर निकालते हैं। ठीक है, वो सेकंड तक ही जाएगा, बीच सेकंड और थर्ड के बीच में नहीं फंस जाएगा। ठीक है, तो ये गैप्स अगर हमारे को याद रहेंगे, प्लीज ध्यान रखिएगा, दोबारा बोल रहा हूँ, सेकंड का -3.4 है, ऊपर 3.84 लिखा था, उसको गलती से लिख दिया था, कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, स्ट्राइक आउट करके -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दीजिए। ये गैप्स आप लोगों को याद रखने हैं, अगर आपको ये वैल्यूज याद है तो आप बड़े आसानी से और बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी हो जाता है, इसके साथ ट्रांजिशन इजी हो जाती है, बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। I'll do 1 2 3 दो एग्जाम्पल क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग इस चैप्टर में, किस किस तरह के आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। सो लेट मी राइट द फर्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1, which energy level of triply ionized beryllium has same electron orbital radius as that of ground state of hydrogen? हम जानते हैं बेरिलियम का जो Z वैल्यू है वो कितना है, 4 है। ठीक है ना, Z वैल्यू कितना है, 4 है। अब आप देखिए रेडियस का फॉर्मूला क्या था, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय Z। सही है ना, ये हमारे को पता था, एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये हम जानते हैं। अब यहां देखा जाए हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू कितना है, 1, तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू कितना रहेगा, 0.529 इंटू ग्राउंड स्टेट मतलब 1 स्क्वायर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम मिनट, मतलब 0.529 एंगस्ट्रॉम मिनट है। वहीं वो कहता है बेरिलियम का रेडियस बराबर रहेगा, सो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेरिलियम। ठीक है, तो मतलब 0.529 इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड कितना है, 4, तो ये कैंसिल हो गया, तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। तो किस एनर्जी लेवल पे रहेगा, यही क्वेश्चन था, वो किस पे रहेगा, सेकंड पे रहेगा। तो प्राइमरली देख रहे हैं आप क्वेश्चन, दोबारा बोल रहा हूं, बेरिलियम +3 इसका मतलब क्या हुआ, इट्स एन हाइड्रोजन लाइक एटम। तो अगर क्वेश्चन में आता है तो आप डाल सकते हैं Be+3 मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन लाइक एटम है। ठीक है ना, सो ये यहां से ये वो भी क्लियर होता जा रहा है, क्योंकि ये ऑप्शंस आते हैं ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम, तो वी नो दिस नाउ। Okay, so let me read the question. The wavelength of first line of Balmer series in hydrogen spectrum is 6563 angstrom unit. Find the wavelength of first line of Lyman series in the same spectrum. अच्छा जी, तो ये अब क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज निकालनी है, अगर फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज गिवन दी हुई है। देखो एक आसान तरीका बताता हूं, बामर सीरीज मतलब क्या हुआ, बामर सीरीज का मतलब है कि P का वैल्यू 2 है, so 1 by lambda of Balmer series, तो मैं lambda b लिख देता हूं, is equal to Rydberg constant into 1 by 2 square minus 1 by, अब वो क्या कह रहा है, फर्स्ट लाइन मतलब the very next orbit, तो 3 का स्क्वायर आ गया, तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, r into 1 by 4 minus 1 by 9। सही है, तो इसका मतलब 1 by lambda b इज इक्वल टू 9 और 4 मतलब 36 ले आते हैं, सो 5r बाय 36 आ गया। यहां मैं लैम्डा बी को भी लिख सकता हूं कि लैम्डा बी का वैल्यू 36 बाय 5r।
कोई क्वेश्चन नंबर 1 बना देते हैं। सिमिलरली बामर सीरीज के बाद हमारे पास सेकंड सीरीज हम लोग को कौन सा पूछ रहा है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के लिए हम जानते हैं लाइमन मतलब पहली, तो p इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब 1 अपॉन लैम्डा ऑफ लाइमन सीरीज इज इक्वल टू r इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। करेक्ट है, मतलब r इंटू 1 माइनस 1/4। So the answer is 1 by lambda is equal to 3r/4, जिसको मैं चाहूं तो lambda L लिख सकता हूं 4/3r, and that's equation number 2। ठीक है, अगर मेरे को दोनों मिल गए तो मैं काम करूं, ऐसा लिख दूं lambda L by lambda B is equal to 4/3r by 36/5r। R और R कैंसिल, ठीक है, तो आई कैन डू दिस 4/3 इंटू 5/36। करेक्ट है बच्चों, ठीक है, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 9। सो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 5/27। सो लाइमन सीरीज इज इक्वल टू 5/27 ऑफ लैम्डा बी। लैम्डा बी का वैल्यू कितना है 6563। ठीक है, let us calculate, I'll give you the final conclusion. The answer is 1215, correct? Yeah, angstrom minute. That's the answer to this particular problem. तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ थोड़ी सी चालाकी लगाई है। 6563 जो वैल्यू दी हुई थी, देखो आप चाहते तो आप डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते थे। फर्स्ट लाइन ऑफ एक्चुअल में तो आपसे वेवलेंथ पूछी गई है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के लिए, तो आप 1 माइनस आप ये सीधा भी कैलकुलेट कर सकते थे, सेम ही आंसर आएगा। आप रेडबर्ग कांस्टेंट को 10⁻7 ले आइए, देख लीजिए 0.75 हमारे पास रेशो में आता है, सॉरी उल्टा करेंगे तो 1.33 के आसपास आता है। ठीक है, तो आंसर आ ही गया है सामने सामने, बट मैंने सिर्फ वहां पर थोड़ा सा इस तरीके से ट्विस्ट मारा है कि क्योंकि गिवन दिया हुआ था तो आई हैव यूज्ड दिस वे। Rest is your choice, you can directly get onto the formula also and directly find it out, so there is no problem into that. Okay, the question says a hydrogen atom in a state with binding energy 0.85 electron volt makes a transition to a state with excitation energy 10.2 electron volt. Find energy and wavelength of photon emitted. देखो ये ना क्वेश्चन थोड़ा नंबर एंड वर्ड प्ले है प्राइमरली, ठीक है, so इसलिए मैंने वो नोट लिखवाया था लास्ट, जो एग्जैक्टली लेक्चर के एंड में मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, जो टॉपिक पढ़ा रहा था तो एंड में जो मैंने नोट लिखा है 4 उनमें से एक यूज हो रहा है यहाँ पर, है ना। एक तो आप देखो वो कहता है हाइड्रोजन एटम इन अ स्टेट विद बाइंडिंग एनर्जी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन से एन में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये हमारे को पता है कि E@3 इज माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब एक्चुअल में n इज इक्वल टू 3 पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्लेस्ड है, और वो कहता है वो ट्रांजिशन ले रहा है वहां जहां पे एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 चाहिए। अब देखो मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि डेल्टा E बिटवीन 1 and 2 इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब अगर आपको कभी भी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक्साइटेशन एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से सेकंड ऑर्बिट में घुस जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये जो नंबर्स हैं कितने बढ़िया तरीके से प्लेस किए गए। इसका मतलब जो वो P पे चाहता है वो और कुछ नहीं 2 है, बिकॉज डेल्टा E1 मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एट सेकेंड ऑर्बिट में लिख देता हूं। E2 माइनस E1 का वैल्यू कितना है -3.4 माइनस ऑफ -13.6, तो उसका आंसर और कुछ नहीं बल्कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हेंस इसी की बात कर रहे हैं, तो मतलब प्राइमरली हुआ कुछ नहीं है, क्वेश्चन का लैंग्वेज सिर्फ घुमाया हुआ है। आप थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ रहे हैं, दैट्स इट। आप थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ डेल्टा ई क्या होगा क्वेश्चन का, वो आएगा थर्ड ऑर्बिट मतलब E3 माइनस E2 कर दी। फोर्थ ऑर्बिट होगा ना? नहीं बच्चा, आप सेकंड ऑर्बिट में आए हो ना, 3.4 पे आ रहे हो। 0.85 फोर्थ ऑर्बिट हाँ सर 0.85 फोर्थ ऑर्बिट पे। फोर्थ ऑर्बिट आएगा, आई एम सॉरी, थैंक यू, n इज इक्वल टू 4 है, थैंक यू यार, 1.51 है थर्ड का, राइट। सो हम लोग फोर्थ से सेकंड पे आ रहे हैं,
सही है, फोर्थ से सेकंड पे आ रहे हैं, इसका मतलब फोर्थ की एनर्जी कितनी, माइनस 0.85 माइनस ऑफ माइनस 3.4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये हमारे को डेल्टा ई मिल गया, राइट, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब यहां पर देखा जाए तो अगर मैं लैम्डा निकालूं तो सिनेरियो में क्या आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू आएगा, हम लोग जानते हैं डेल्टा ई अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता तो हम लोग कैसे निकालते हैं, 12431 अपॉन डेल्टा ई, that is 12431 upon 2.55, so 4875 एंगस्ट्रॉम मिनट हमारे पास आंसर आ जाता है वेवलेंथ का। ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एंड विद दिस मैंने आप लोगों को हर वैरायटी का प्रॉब्लम सिखा दिया। मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने वो बेसिक क्वेश्चन जो आप लोगों को एनसीईआरटी में दिखते हैं कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बार्मर सीरीज निकालो, उसका मैंने आप लोगों को डायरेक्ट शॉर्टकट दे दिया है। आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट का मतलब और शॉर्टेस्ट का मतलब कैसे निकालते हैं, कितनी वैरायटीज क्वेश्चन की बनती हैं, मैंने वो भी आप लोगों को बता दिया। तो प्राइमरली ये सब चीजें इंक्लूडेड है इस एंटायर चैप्टर में। आप जरा इसको ढंग से दोनों लेक्चर्स को सिर्फ आप अच्छे से देख लेंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी लेवल ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। छोटी छोटी चीजें और एडवांस लेवल में कई बार सेंटर ऑफ मास या रिड्यूस मास सिस्टम या कोलिजन के क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स नॉट कंसर्न इन दिस पर्टिकुलर। अभी इस विसिनिटी में हमारे को इतनी इसके आगे की जरूरत नहीं है। इट इज मोर देन इनफ कि आप कोई भी लेवल के प्रॉब्लम्स जनरलाइज एंटरटेन और मतलब कर सकें, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट।